नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ हैं रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज पॉलिटिकली काफी एक्शन का दिन है, लेकिन वो एक्शन संसद में नहीं हुआ। संसद का आज आखिरी सत्र, इस सत्र का अंतिम दिन था, कोई काम हुआ नहीं। हालांकि आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदन में दिखे, राहुल गांधी भी बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है ये सत्र जो है समाप्त घोषित कर दिया गया। तो लेकिन उसके बाहर बहुत कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने आज एक रेड लाइन क्रॉस की है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक जगत की जो कुछ मर्यादाएं होती हैं, वैसे तो वो अक्सर ही कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र और गृह मंत्री अमित शाह के लिए कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जो शब्द बोले, उसकी बहुत तीखी आलोचना हो रही है। और राहुल गांधी को शायद न लगे कि उन्होंने कुछ खराब चीज़ें कहीं, लेकिन वो वाकई जो हैं वो बातें बहुत खराब हैं, अशोभनीय बातें हैं। उनका ये कहना कि नरेंद्र मोदी रात को नहीं सो पाता है, अमित शाह रात को नहीं सो पाता, इनको नींद नहीं आती है, और जब तक ये हटेंगे नहीं ये सो नहीं पाएंगे, हम इनको पागल कर देंगे, और देयर आर बंच ऑफ जोकर्स, क्लाउन्स हैं, मतलब ये हैं, और इन लोगों से क्यों डरना, ये कौन सा कोई ब्रिटिश साम्राज्य है, इन जोकरों से क्या डरने की ज़रूरत है। इस किस्म की बातें वो आज कर रहे थे। जिस तरीके की उनके जेस्चर्स थे, अगर वो नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो किसी को ज़बरदस्ती गले लगा के दिखाना, मतलब व्हाटएवर, वो मजाक उड़ा रहे थे। राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा, बीजेपी में क्या रिएक्शन गया इसका। बीजेपी ने भी आज राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ बोला। बीजेपी ने भी कहा कि राहुल गांधी एक बड़े अपरिपक्व नेता हैं, फुलिश नेता हैं, इमैच्योर हैं, समझते हैं कि वही हकदार हैं हर चीज़ के, एंटाइटल हैं, वो हमेशा उस अहंकार में वो रहते हैं, ये सारी बातें। लेकिन बीजेपी के किसी नेता का राहुल गांधी के लिए कहना और राहुल गांधी का देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कहना, दोनों बातों में बहुत बुनियादी अंतर है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। और संसद का सत्र जो है ये खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज एक और बात कही देवेंद्र, उन्होंने 4-5 बिल के नाम लेते हुए कहा, इनफैक्ट एग्जैक्टली 5 चीज़ें कही उन्होंने, कि ये नहीं कर पाई सरकार, ये मतलब हमारी जीत है। कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, एक शिक्षा से संबंधित बिल, एक पीएमसीएम 30 दिन की बाद बर्खास्तगी वाला बिल, एफसीआरए का बिल और डिलिमिटेशन विमेंस रिजर्वेशन बिल, ये नहीं ला पाई, तो ये हमारी जीत है कि हमने सरकार को मजबूर किया कि उसको पीछे हटना पड़ा। उस पर मैं भी आता हूँ, लेकिन ये जो लगभग गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल हुई है आज, इसको कैसे देखते हैं, इसका अंजाम क्या होगा? अगर राहुल गांधी के हिसाब से सौरभ देखें, और तो जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट की बात कही जाती है, तो वो आपको इतने सारे उदाहरण दिखेंगे कि समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ होगी। जैसे यूपीए के सरकार के समय मान लीजिए कैबिनेट का वो नोट फाड़ देना, नोट उसको कागज़ के दिखा के फाड़ना, वो क्या था। एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊँ, 2011 में तब ये NSUI के मामले देखते थे, युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के मामले देखते थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग थी यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम की। वहाँ अपने नेताओं को इन लोगों ने कुछ बुकलेट्स वगैरह बांटे थे। उसके बाद लंच आवर हुआ, तो लंच के लिए दूसरे कमरे में अरेंजमेंट था, वहाँ पे वो चले गए थे ये लोग लंच करने। तो जो जर्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे हैं, वही जर्नलिस्ट वहाँ पे थे, तकरीबन 25 के आसपास थे। उनमें से कुछ अंदर घुसे और वहाँ टेबल पे वो कागज़ दिखा प्रेजेंटेशन का, तो उसको उन्होंने लेके और रिपोर्ट किया। बाद में जब राहुल गांधी आए और उनको ये पता चला, तो जो हिबी ईडेन उस समय यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे NSUI के, उनको उन्होंने फोर्स किया कि जाओ और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर राहुल गांधी के और कांग्रेस के जो लोग थे, राहुल गांधी को वो समझाने लगे कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ये तो सामान्य जो प्रोग्राम हम लोगों का है वैसे भी पब्लिक डोमेन में आना ही है, और इतने लोगों को बताया जा रहा है वो प्रोग्राम फिर ग्राउंड पे होना है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ हो गई। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और अल्टीमेटली ये तो अपने रिपोर्टर्स हैं जो पार्टी कवर करते हैं, हम लोग सब इनको जानते हैं, कोई अज्ञात लोग नहीं है, ये अलग अलग मीडिया हाउस के रिपोर्टर हैं और सालों से कांग्रेस कवर करते रहे। राहुल गांधी सौरभ अड़े रहे और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उन्होंने शिकायत भी कराई थी। बाद में बहुत ज़्यादा बीच बचाव बड़े नेताओं ने जब कराना शुरू किया कि सामान्य रिपोर्टर इनके ऊपर पुलिस केस, इस चीज़ के लिए कोई भी रिपोर्टर एक उत्साह में इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो रिपोर्ट करना चाहता है, उन लोगों ने कर दिया। तो जब बुलाया गया राहुल गांधी के सामने उन रिपोर्टर्स को, तो उनमें से नहीं होता है जैसे बातचीत हो रही है तो एक रिपोर्टर के हाथ पॉकेट में था, वैसे ही जैसे राहुल गांधी खुद हमेशा पॉकेट में हाथ डाले ही रहते हैं। उनको इस बात पर ऑब्जेक्शन था कि लोग ये कैसे खड़ा है ये, और ये इसने अपना पॉकेट में हाथ डाल रखा है। तो इस माइंडसेट का व्यक्ति, उसके बाद के भी आप चीज़ों को देखें कि 2018 में PM ने एक वीडियो डाला फिटनेस को, 67 साल का व्यक्ति एक वीडियो डाल रहा है, उसका कैसे मजाक उड़ाना। फिर आपको याद हो कि पिछला बयान वो कि इस देश का युवक डंडा मारेगा, जैसी ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे समझ में आता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा परिवार
राजशाही वाले के लिए हम लोग आए हुए हैं, कैसे 2014 में एक आदमी गुजरात से आके दिल्ली आ गया और 14 में जीता, फिर 19 में जीता, फिर 24 में जीता, ये हट नहीं रहा है। और हम लोगों का जितना भी प्रिविलेज था उन सारे प्रिविलेज पे इन लोगों ने अटैक तो किया, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो कि अब अच्छा ये कहना सौरभ कि नफरत और प्रेम की दुकान तो सब आप देख रहे हैं और भाषा कैसी आ रही है, और ये कहना कि एक साल में नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, सत्ता से हट प्रधानमंत्री जाएंगे, नहीं रहेंगे, हाँ। और उसको आप ये दिखाना, तो जाहिर तौर पे उनको ये पता है कि अब हमको इस लाइन पर ही चलना है। और इस गाली गलौज के सहारे सौरभ वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम की जो लार्जर देन लाइफ पॉलिटिकल इमेज बनी है, गृह अमित शाह की एक जो माचो मैन वाली इमेज बनी है कि आदमी डिलीवर करता है, उस पर चोट पहुंचाया जाए, उसको ठोकर मारी जाए। ये कोशिश तो वो 12 साल से कर रहे हैं। हाँ, उसको अब खुल्लम खुल्ला और ज़्यादा उसी फ्रस्ट्रेशन में। अन्यथा वो इस बात को नहीं समझ पाते कि अगर गृहमंत्री अमित शाह की छवि बनी है तो इसलिए छवि बनी कि कश्मीर में, जिस कश्मीर में पत्थर चलाए जाते थे फोर्सेस पे, अब फोर्स के नाम से ही लोग घरों में दुबकते हैं और वहाँ से तिरंगा निकलता है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है। तो अमित शाह की छवि उन सब चीज़ों से हम लोग कितना भी कोशिश करें ऑब्जेक्टिव रहने की, आफ्टर ऑल हर किसी की कोई ना कोई एक सोच होती है। आप राहुल गांधी को आपने सुना, या कभी मान लीजिए बीजेपी के कोई नेता राहुल गांधी के लिए कुछ बोलता है, किसी को खराब लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। हम कोशिश करते हैं कि अभी ऑब्जेक्टिवली सोचें कि ये आदमी क्यों कर रहा है, इसने बात क्यों कही, या इसका असर क्या होगा। जब भी राहुल गांधी ऐसी कोई बात करते हैं, और आज वो उसको एक, मैंने कहा एक रेड लाइन सी पार की है उन्होंने, कि एक मतलब या पॉलिटिकल लाइफ में बदतमीजी करने की एक नई सीमा पे पहुंच गए हैं, वो नए लेवल पे पहुंच गए हैं। कौन इससे खुश हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे क्या एक वोटर भी ऐड हो रहा है आपके पास, आपका आदमी ताली बजाएगा, उसके अलावा क्या, कौन है और जिसको आप प्रभावित कर रहे हो इससे। और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको ये बात कह सके कि बॉस इससे कोई फायदा नहीं होता, हमको छोड़ दीजिए, इसको आराम से बात कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ सौरभ यही है कि जैसे जो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जैसे मान लीजिए देश के जो माइनॉरिटी हैं, या सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, बाकी मेजॉरिटी सेक्शन के, हिंदू सेक्शन के भी जो कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं, हार्डकोर कांग्रेस सपोर्टर्स, उनको तो ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, चलो पीएम को कोई ठोक रहा है, अमित शाह को कोई ठोक रहा है, तो वो तो वैसे भी आपके साथ ही हैं, वो आपके ही वोटर हैं। जैसे 11 करोड़ वोट तकरीबन अगर कांग्रेस पार्टी को आए, तो इस देश में 11 करोड़ वोटर्स तो कांग्रेस के बारे में सोचने वाले हैं ना। वो एक 20% का फिक्स है, वोट आता ही आता है। 20-21 करोड़ के आसपास बीजेपी के वोट थे। तो ये जो 21 करोड़ मतलब 10 करोड़ का जो गैप है, उस 10 करोड़ में से कम 5 करोड़ आप कांग्रेस पार्टी को अपने तरफ में खींचना है, तब जाके वो बीजेपी को बराबरी के लेवल पर ला पाएगी। उसमें जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर्स, जो किसी भी कीमत में बीजेपी को ही पसंद करेंगे, वो इन गालियों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, बहुत गुस्सा होंगे, आग बबूला होंगे। उनकी चिंता भी राहुल गांधी को नहीं करनी हो तो किसी भी कंडीशन में बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है, उन फ्लोटिंग वोटर्स को राहुल गांधी अपनी इस तरह की भाषा, इस तरह के एक्शन, इस तरह के अंदाज से कैसे समझा पाएंगे कि मुझ में उम्मीद देखो, मैं ज़्यादा बेहतर विकल्प हूँ। किस पढ़े लिखे व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी ये समझ में आएगा कि ये करने के लिए तुमको हम वोट देते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखालफत करनी है आपको और विकल्प बनना है, तो अपने बारे में उम्मीद जतानी होगी, मैं ये कर सकता हूँ, गालियाँ दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, और अब ये कैसे वो इस बात को नहीं समझते, जैसे बहुत सारे जो कांग्रेस के सपोर्टर्स खुश भी हो रहे होंगे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि इन वर्ड्स का कॉपीराइट आपके पास है। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे गालियाँ निकाल सकते हैं बीजेपी के लोग भी, जो आपका कान का खून निकाल दे। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स को उस लेवल पर ले जाना न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं, न गृहमंत्री अमित शाह। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी के लिए नहीं बोला जाता, उनके परिवार के लिए, नेहरू जी के लिए, अभी कहा था ना ऋषिकांत दुबे ने, वही आज थे तो थे। लेकिन वही बात है कि किसी एक स्तर पर किसी एक आदमी का, पार्टी के नेता का कुछ कह देना, और राहुल गांधी टॉप मोस्ट लीडर है, उसका बोलना, इसका अंतर है। अब जो पीछे आपने लिखा है राहुल की बदजुबानी और अमित शाह का एक्शन, अमित शाह की फोटो ही क्यों लगाई हमने इसमें, क्यों हमने इसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं लगाई इसमें? क्योंकि अब ये बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है, सहमत होकर मुझसे देवेंद्र कहेंगे, कि राहुल गांधी ने पहली बार, नरेंद्र मोदी तो है ही ना, नरेंद्र मोदी तो हर चीज का सिंबल नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन इस बार वो टारगेटेडली अमित शाह के पीछे हैं। उन्होंने मतलब अब वो कह रहे हैं कि मैं इस आदमी की भी, जो माचो मैन जैसे भी अपनी छवि इस्तेमाल की, जो उसकी लार्जर दैन लाइफ इमेज बन गई है अमित शाह की, जो बन गई है एक स्ट्रांग मैन, उस छवि को मैं धूमिल करूं किसी तरीके से। तो तभी वो बार बार कह रहे हैं, अरे वो सो कॉल्ड चाणक्य भाग गया, हिम्मत ही नहीं हुई, आ ही नहीं पाया। बिल्कुल सौरभ, और आप सोचें कि जैसे चाणक्य मतलब क्या, हमेशा को इस संदर्भ में कहा जाता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हिसाब से पॉलिटिकल कैलकुलेशन, चुनाव जितवाते हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी भी थी, उस चुनाव को अमित शाह ने बीजेपी के लिए खुद
लड़वाया और जनता ने कैसा सपोर्ट दिया वो दिख रहा है। उसके बाद फिर आप उस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पहले के जितने चुनाव हो रहे हैं वो दिख ही रहा है कि राज्यों में भी किस प्रकार से बीजेपी लगातार एक के बाद एक धराशायी कर रही कांग्रेस पार्टी को। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी थी, हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी थी। क्या हुआ वहाँ पर? अमित शाह चाणक्य हैं कि नहीं है, उन राज्यों के चुनावी नतीजे बताएंगे, बार बार लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उनके नतीजे बताएंगे। उन शब्दों को सिर्फ इस रूप में खारिज कर देना। और सौरभ, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ ये कर रहे हैं। अमित शाह को टारगेट करने के लिए इस तरह की एक फौज तो है ही ना। जैसे आज का जो प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे एनजीओ के लोग भी थे। अब एनजीओ को लेकर अमित शाह बतौर गृह मंत्री अगर सख्ती करते हैं, वो एक वर्ग नाराज होगा। नक्सलवाद को अमित शाह ने खत्म कराया, उसके जो सिंपैथाइजर थे वो नाराज होंगे। आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में लगाम लगाई तो जो सिंपैथाइजर थे वो नाराज होंगे। विदेश में जो लोग बैठे हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, FCRA का संशोधन बिल आ रहा है, उनके एजेंडा पर अगर चोट पहुंच रही है वो नाराज़ होंगे। तो ये पूरा इकोसिस्टम अब अमित शाह को उस थ्रेट के तौर पर देख रहा है कि ये हमें उस रूप में ही डैमेज कर रहे हैं। और उस लिहाज से राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अमित शाह की छवि को किसी तरीके से चोट पहुंचाया जाए। लेकिन बड़ा मसला ये रहेगा कि छवि कोई बनाने से थोड़े बनी है, वो एक्शन से बनी है। अच्छा, एग्जैक्टली 20 दिन अमित शाह पार्लियामेंट नहीं आए, ठीक है, आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा दबाव था, उनके पास जवाब देने को नहीं था। अभी उनका नैरेटिव तो ये वो यही बोलेंगे, आप बोलिए उस बात को। या वो हमारे वो जो बिल थे वो बिल पास नहीं करवा पाए। उन्होंने आज पाँच बिल गिनवाया आज कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी जीत है कि ये बिल पास नहीं करवा पाए। बीजेपी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लेगी कि ठीक है, मैं अगर ये एक सत्र जो है मेरे नाम नहीं गया या आपके नाम गया, लेकिन अगर बड़ी लड़ाई मैं जीत जाता हूं, अगला चुनाव भी अगर मैं जीत जाता हूं, तो क्या ये इसमें क्या घाटे का सौदा कहां से है? ये अंत में तो बात वही है। और ये बिल भी ऐसा नहीं कि इसलिए यहां लिखा है अमित शाह का एक्शन, ये बिल बीजेपी भूल गई हो, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं सौरभ। और इस तरह की चीज़ों का जो जवाब दिया जाता है बीजेपी की तरफ से वो एक्शन में ही होता है। जैसे गृहमंत्री अमित शाह को अगर सौरभ आप देखें तो बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों को भी अगर वो हाउस में कोई ऐसी बात कर दें जो कि एग्रेसिव हो अपोजिशन के लिए और नॉन पॉलिटिकल साउंड करे, वो सीधे टोकते हैं। अमित शाह भी तुरंत टोकते हैं कि ये कौन सी भाषा है जी। एक बार एक केंद्रीय मंत्री को इस बात के लिए टोक दिया कि वो बार बार हाउस में कह रहे थे कि ओवैसी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी, ओवैसी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी, और हाउस में कर ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाद में भी उनको मैसेज ये करा कि ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई या पॉलिटिकल लड़ाई। अब आगे बात सौरभ एजेंडे की। जैसे जिन बिलों को लटकाने की बात जयराम रमेश अपनी उपलब्धि के हिसाब से कर रहे हैं, आप सोचिए कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन देश भर में वो कमेटी घूम रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके कितने ज़्यादा फायदे होंगे, और आप उसको देश के लिहाज से कुछ अगर अच्छा हो रहा है उसको रोकने को अपनी उपलब्धि कैसे बता सकते हैं? वुमेन रिजर्वेशन अगर आ रहा है 2029 से ही आ जाए तो उसको रोकने की आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, फिर जनता में कैसे जाएगा? देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी को लेकर कोई अगर एक बॉडी बनाई जा रही है एजुकेशन में अगर सुधार के लिहाज से, उसको रोकने के लिए आप अपनी उपलब्धि कैसे बता रहे हैं? डिलिमिटेशन को लेकर अगर वो उपलब्धि बताएं तो समझ में आ सकता है कि चलो भाई इससे हमें, उन्होंने कहा कि बात 2/3 बहुमत नहीं था, इससे दो गया, उसको लेकर ले। लेकिन ऐसे ऐसे एजेंडे को अगर आप एक तो रोक के अपनी उपलब्धि बताएं, वो भी जनता में समझ में आ गया कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें सौरभ एकदम से वैसे ही एजेंडा पर हैं जैसे थीं। ऐसा नहीं है कि इस हंगामे के चलते उसको कहीं पेंडिंग कर दिया गया। जैसे FCRA बिल को क्या किया गया, JPC में भेजा गया। कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी कि वापस ले लिया जाए, तो JPC से फिर जब JPC का रिकमेंडेशन आएगा उसके बाद देखिएगा कि फिर FCRA में तो कमाल तर्क दिया आज जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। मैं हैरान था कि इनको भूलते हुए भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि मैं क्या मैसेज आएगा इसका। उन्होंने कहा FCRA का बिल तो वो ला चुके थे लगभग, बस अब आप लोग ही बता रहे थे कि ये तो बस पास कराने वाले हैं, लेकिन हमारा दबाव आया और फिर अमेरिका का दबाव आया, JD वैंस का फोन आया वहाँ के उपराष्ट्रपति का प्रधानमंत्री को, और उनके और हमारे दबाव की वजह से इस बिल पास नहीं करा पाया। अब आप सोचें, कांग्रेस पार्टी को ये बात कहते हुए भी खराब नहीं लग रहा है कि अमेरिका जो काम रुकवाना चाहता था भारत में, हम उसके साझीदार थे, हम उस दबाव के, हम दोनों का दबाव था। और अमेरिका का दर्द तो समझ में आ सकता है कि अगर वहाँ पे एक कन्वर्जन कराने के लिहाज से भी सारी फंडिंग तो नहीं, लेकिन मान लीजिए फंडिंग का इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए भी हो रहा है, और अगर उसको रोका जा रहा है तो वहाँ उनके पेट में दर्द आ रहा है। आपको क्या समस्या थी, आपकी कौन सी चीज़ को रोकना चाह रहे थे? और उस बात को कहना, ये बात भाई अगर उसको किसी और रूप में वो कहते, कांग्रेस पार्टी किसी और रूप में कहती कि उसका दुरुपयोग हो सकता था, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क होते हैं, इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो समझ में आता। सीधे सीधे ये अमेरिका वाले हित से जोड़ के देखना, फिर ये कहना कि अमेरिका के दबाव में ये सरकार आती है। हाँ, फिर ये कहा जाएगा आज जिसको उपलब्धि बताया जाएगा, आज जिसको उपलब्धि हो जाएगा। तो अगर ये आ रही है तो वो दबाव तो आप भी डाल रहे हो,
तो ये सारी चीज़ें तो बात थी। जनता के लिहाज से सौरभ सोचिए तो वहाँ पे जा रहा है कि हाँ आप क्या कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए अभी हम लोग कॉफ़ी में भी इस पर आगे बात कर रहे थे कि ये एक सेंटिमेंट ज़रूर है बीजेपी समर्थकों के मन में और बहुत स्ट्रांग कि भाई बहुत सह लिया, अब आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, पहले आप झुक भी गए, आपने इस्तीफ़ा ले लिया आपने मंत्री का, उसके बाद ये लोग जो हैं इस तरह की भाषा भी आपके लिए इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट भी ये लोग ना चलने दें, आप अपने बड़े काम भी ना करवा पाओ पार्लियामेंट में, ये क्या है, ये कब तक है? सो दे आर वेटिंग, वो लोग एक्चुअली इंतजार कर रहे हैं कि कब इधर से जवाब आएगा। इसमें सौरभ कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उस तरह की चीज़ें इस सदन में, इस सेशन में हुई हैं जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स को के सेंटीमेंट को चोट पहुंची। जैसे मान लीजिए वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि एफसीआरए को आप जेपीसी में भेजें। अगर उनको ये समझ में आ रहा है कि देश के लिए ज़रूरी था, आपको ये करना था, तो आपको करना था फिर। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, तो उनकी जो छवि है कि ऐसी चीज़ों से हम प्रभावित नहीं होते, देश के लिए जो बेहतर होता है हम उसमें कदम उठाते हैं, तो उस तरह का जो सेक्शन है वो तो वाकई निश्चित तौर पर उसको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था। अमित शाह के संदर्भ में तो ज़्यादा ये बात ये होती है कि जैसे प्रधानमंत्री उनके लिए से ज़्यादा, देखें, हाँ प्रधानमंत्री के हिसाब से देखें तो वो कैलिब्रेटेड उनका अप्रोच रहता है कि जहाँ ज़रूरत होगा कि पीछे नहीं हटना है वहाँ वो बिल्कुल नहीं हटते, लेकिन जहाँ अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वो कर भी सकते हैं। अमित शाह जी की जो छवि है उसके हिसाब से ये है कि पीछे हटने झुकने का तो सवाल ही नहीं है, आगे जाना है एकदम एक डूअर वाली छवि है ना, हाँ। एग्जीक्यूशनर हैं तो पूरा। और इसमें ये जहाँ फोर्स के दम पर एकदम ठोक के हम किसी काम को करेंगे, उस छवि को निश्चित तौर पर उसके जो समर्थक हैं उनको ये लगेगा कि ये क्या किया जा रहा है। लेकिन सौरभ ये ऐसा नहीं था कि ये किसी दबाव के चलते किया गया है, वो एक व्यवहारिक कदम था। व्यवहारिक कदम इस लिहाज से कि इतनी सारी चीज़ें इस सेशन में होने लगी, स्टार्टिंग ही जो खराब हो गया 20 जुलाई वाला, और तो वहाँ पर फिर सरकार ने थोड़ा एक व्यवहारिक कदम उठाया कि इसमें फिर कोई और बहुत ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा निकलने दो, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा है कि उस सेंटिमेंट को आप जैसे आरोप लग रहे हैं और उसी तरह की चीज़ आप करने भी लगें, तो उसमें फिर ये खतरा ये रहता है कि ऐसा ना हो कि जो फ्लोटिंग माइंडसेट वाले वोटर्स हैं उनको ये समझ में आए कि हाँ यार गलत तो कर रहे हो। इसमें किसी ने ये भी थ्योरी दी कि जैसे कई लोग मानते हैं ऐसा, अभी किसी सर्वे में आए को नहीं आया कभी, कि जब 240 पर रुक गई इस बार 2024 में बीजेपी के नंबर, तो लोगों को बुरा लगा, अरे ये तो गलत हो गया, अभी मोदी को मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, तो उसके बाद भर के जो है फिर राज्यों के इलेक्शन में बीजेपी को वोट मिले। अगेन मैं कह रहा हूँ एक थियरी है ये। इस बार भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी की लीडरशिप को ये लगता हो कि ठीक है कोई बात नहीं, लोगों को ये भी महसूस होने दो कि देखो ये लोग अन्याय कर रहे हैं, ये इनके साथ जाती हो रही है, अब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, अब देखो अब तो गाली गलौज तक बात पहुँच गई। जब वो भर जाएंगे अंदर से, उसके बाद अगर आइंदा कभी ये कुछ करेंगे या हम कोई बड़ा काम करने जाएं और फिर रुकावट डाली जाएगी, तो फिर लोग हमारे साथ होंगे। बिल्कुल सर, ये अप्रोच तो रहता ही रहता है। और प्राइम मिनिस्टर के केस में अगर आप देखें तो जैसे वहाँ से ये बताई जाती है ना कि कितनी गालियाँ अब तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दी, और कांग्रेस पार्टी ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया काम कर रही है, चाय वाला और इस तरह की जितनी चीज़ें की गई, वो हर उस चीज़ का इस्तेमाल इस रूप में करते हैं कि जनता सीधे ये समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, खुद जवाब देने के बजाय। जैसे आज बंदर को लेकर जो प्रोटेस्ट कराया पवन खेड़ा ने, इससे बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि जनता देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस सेंटीमेंट को ये लोग कैटर करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ठीक जाए कि हम कुछ गलत करते हुए नजर ना आए। आप देखें कि एक तरफ बीजेपी में क्या होता है कि बीजेपी का कोई एक नेता, कोई एक प्रवक्ता, कोई छुटभैया नेता भी कुछ बोल दे तो सीधे प्राइम मिनिस्टर से जोड़ा जाता है। बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज हैं, क्या कभी इस तरह का प्रोटेस्ट, कोई इस तरह की चीज़ कराया जो कि पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं आज जो उन्होंने कराया? तो उस अंतर को बीजेपी बहुत, आप कह सकते हैं कि कॉशस होकर जानबूझ के वो क्रिएट करना चाहती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो जैसे आप वो आज जो पार्लियामेंट में सब ड्रामा किया गया, वो सब चीज़ें हैं, ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये मेरा आंकलन भी कह लीजिए इसको आप, या ये मैंने चीज़ें पढ़ी देखी होते हुए सोशल मीडिया पर, मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिनमें लिखा था कि कांग्रेस बार बार ऐसा मौका क्यों चूक जाती है, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने लिखे, ऐसा मौका क्यों चूक जाती है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी ने हज़ारों करोड़ रुपए और इतने सालों तक कोई कैंपेन चलाया। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को कमज़ोर साबित नहीं करना है, केवल इनको रिडिक्यूल करो, इनका मजाक उड़ाओ। लोगों के मन में जो इनकी लार्जर देन लाइफ छवि है वो धूमिल तब होगी जब लोग इनका मजाक उड़ाएंगे।
वो करने का प्रयास हो रहा है और सोच समझ के किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और उनको लगता है कि इसका डिविडेंड हमको मिलेगा, लेकिन इसका काउंटर रिएक्शन क्या होगा इसका उनको अंदाजा नहीं है। कम से कम राहुल गांधी ऐसा सौरभ जरूर सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी वैसा सोच रही हो ये समझ में नहीं आता। जैसे आज ही हमें ये बताया गया कि प्रियंका गांधी इस बात से खुश नहीं थी कि जिस प्रकार का प्रोटेस्ट किया गया, उनको ये समझ में आ रहा था कि ये तो गलत जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो एलाइज समाजवादी पार्टी, उनके भी कई नेता बता रहे थे कि हाँ ये चीज़ तो ठीक नहीं, इससे हमें फ़ायदा के बदले नुकसान होगा। यहाँ तक कि जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे जो सांसद वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी नारे को थोड़ा चेंज करके सदन से जोड़ने की कोशिश की। तो उनको ये समझ में आ रहा था कि जनता में ये खराब जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि अब उनकी स्ट्रेटजी एकदम से समझ में आ रही है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जो छवि है उसको चोट पहुँचाओ। वहाँ पर बस भूल ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि या गृहमंत्री अमित शाह की छवि जो बनी वो उनके एक्शन से बनी। उत्तर प्रदेश में जब महामंत्री अमित शाह को बनाया गया तो अमित शाह को कोई उस हिसाब से नहीं जानता था। जैसे ही चुनाव में 73 सीटें आईं लोकसभा चुनाव में, यूपी जैसे राज्य में एनडीए हुई, उसके बाद चाणक्य के तौर पे छवि बनी। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद एक सफलता जब मिलनी शुरू हुई तब उनकी छवि बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को सीटें आईं 300 से ज़्यादा, तब छवि बनी। तो जब आप रिजल्ट देते हैं तो उससे लोगों के भीतर छवि बनती है। ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल चीज़ है कि छवि बना दी गई है। राहुल गांधी के केस में जिस संदर्भ का इस्तेमाल किया जाता है कि बीजेपी के लोगों ने उनकी ये छवि बना दी, उनके अगर अपने एक्शन वैसे हों उससे लोगों की छवि बनती है। बोल देने से थोड़ी बन जाएगा। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, 20 दिन आप विदेश में थे, लोग क्या समझेंगे? पार्लियामेंट सदन में अचानक आप नफरत और प्रेम की बात कर रहे हो और सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, जाके गले लपक लो, लोग क्या सोचेंगे? आप पार्लियामेंट में आंख मार दोगे, लोग क्या सोचेंगे? तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसके चलते वो छवि आपकी बनती है कि अरे यार ये तो। और आज जो कांग्रेस का प्रोग्राम था कि कांग्रेस का जो रचनात्मक विभाग बनाया गया है 6 महीने पहले ही सौरभ, मतलब क्रिएटिविटी वाला विभाग कि आपको कैसे लोगों को जोड़ना है, और उसमें इस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का अगर इस्तेमाल किया जा रहा हो तो समझा ही जा सकता है कि फिर रचनात्मकता किस दिशा में उसमें उन्होंने एक बड़ी बात ये की कि इनको तो हिंदुस्तान की समझ ही नहीं है ना, ये तो समझते ही नहीं है कि भारत क्या है। हमको समझ है, हमें पता है ये आज का इंडिया क्या सोचता है, इनको नहीं पता है। और आज का इंडिया वो एकदम मान के चल रहे हैं कि वही जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे ना, कि जो गाली वाली जो सारी चीज़ें थी वही असली इंडिया है। और उस लिहाज से इसी लाइन पर उन्होंने वो जंतर मंतर के सैंपल को भारत मान लिया है। हाँ, और वहाँ पर गालियों ने एक रिजल्ट दिया कि एक इस्तीफा हुआ। तो ये भूल जा रहे हैं कि इस्तीफा गालियों के चलते नहीं हुआ, गालियाँ जब सामने आईं तो उसने उस आंदोलन की पूरी हवा अब निकाल दी है। जैसे उस समय तो एक सेंटिमेंट हो गया था ना, जहाँ छात्रों का पेपर लीक हुआ, लोग बहुत गहराई में तो जा नहीं रहे थे, 2-3 चीज़ें ही समझ रहे थे कि पेपर लीक तो हुआ, सरकार नहीं माना, पेपर कैंसिल हुआ, मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है, तो मोटे तौर पे तो सेंटिमेंट अगेंस्ट ही जाएगा। अच्छा, नोइंग बीजेपी आपको क्या लगता है अब ये जैसे आज उनकी भाषा का, राहुल गांधी की भाषा का जवाब भाषा से नेता, और वो भी और तीखे और बिलो दी बेल्ट बातें होंगी, इस सब से दिया जाएगा? कोई कैंपेन खड़ा किया जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ, या चुपचाप अब अगले इम्तिहान की तैयारी करो, चुनाव 6 महीने जो चुनाव होने, बड़े चुनाव होने, उनकी तैयारी करो, वहाँ जवाब दो? अभी भी सौरभ, अगर आप बहुत सीरियसली बीजेपी के किसी भी लेवल बड़े नेताओं से अगर आप बातचीत करें तो बड़ा खुश होकर ये कहते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमें राहुल गांधी को एकदम बना के रखना है, हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट यही है। कई ऐसे मौके आते हैं जब हम बैकफुट पर जा सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति हमें फ्रंट फुट पर कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि उसके बाद हम लोग फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। तो इस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल और उसी रूप में बीजेपी के लोग करना जाएँ, एक आध कोई छोट भैया कहीं से कुछ बोल दे वो अलग चीज़ होती है सौरभ, वो बीजेपी की रणनीति बिल्कुल नहीं रहेगी। बीजेपी का अभी पूरा फोकस अब इस बात पर रहेगा कि आगे जहाँ चुनाव होने हैं उन राज्यों में आप कैसे तैयारी करेंगे, और जो बिल आपके एजेंडा में है भले ही लिस्टेड नहीं किया गया था, अगले सेशन में उसे कैसे पास कराएंगे, स्पेशल सेशन अगर बुलाना है तो उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से अगर बात करें तो सितंबर में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जब तमाम ब्रिक्स के बड़े नेता सब यहाँ दिल्ली इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन सारी बैठकों पे वो ज़्यादा लग जाएंगे। बीजेपी संगठन अपनी टीम बनाने में लगा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी वो टीम सामने आ जाएगी। तो राहुल गांधी को फोकस करके कोई रणनीति बनाई जा रही है, कोई ये चीज़ की जा रही हो, ये नहीं है। एक सबक, एक लेसन ज़रूर समझ में आ रहा है बीजेपी के भीतर कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को जिस प्रकार से एक इमोशन के तौर पर देश में फैला दिया गया आर्टिफिशियल तरीके से, उसे काउंटर करने का हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, और वो किया जाएगा। एनीवे, खैर देखिए, अब ये संसद सत्र ने बहुत सी नई चीज़ें देश को दिखाई हैं। अब दोनों ही दल या विपक्ष पक्ष जो है अपनी अपनी रणनीति को और फाइन ट्यून करेंगे, और उसका असर आपको दिखाई देगा, नारों में दिखाई देगा, कैंपेन्स में दिखाई देगा, इलेक्शंस में दिखाई देगा। बात करते रहेंगे इस पर आगे। बहुत शुक्रिया। मल्लिकार्जुन खड़गे वाला जो राज्यसभा, सॉरी, हाँ, अच्छा, एक बड़ी, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ केवल।
खड़गे साहब ने राज्यसभा में आज आरोप लगाया कि मैंने हल्द्वानी में उत्तराखंड में एक भाषण दिया था और वहां मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस जगह का शुद्धिकरण करवाया, पूजा पाठ हवन करवा करके, क्योंकि मैं दलित हूं। यह आरोप उन्होंने लगाया। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया। उसी वक्त सदन में खड़े हो गए नड्डा साहब और उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारा नाम लिया है तो हम इसकी जांच कराएंगे। अब उसमें निकला क्या? सर हुआ ये था कि हल्द्वानी में रामलीला मैदान है और जब मंच है वहाँ पे रामलीला होती है। तो वहाँ पर जब खड़गे जी गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जो सपोर्टर्स आए थे, जैसे मुस्लिम सपोर्टर्स भी उसमें बहुत सारे थे, और वहाँ पर अल्लाहू अकबर और इस तरह के बहुत सारे नारे वारे लगाए गए, ऐसा स्थानीय स्तर पे बताया गया। तो उसके बाद राम सेना करके, श्री राम सेना करके एक संगठन है लोकल लेवल पे, बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि स्थानीय किसी ज़िले में कोई एक संगठन बन गया हो। उस संगठन के लोगों ने ये कहा कि ये श्री राम लीला के मंचन के लिए ये जगह है और इसका पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए तो देना ही नहीं चाहिए, और और किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए, और उस जगह पर अगर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगे तो ये तो हमारे लिए बहुत गलत है। हम तो यहाँ पे धार्मिक काम करते हैं, तो हमें एक यज्ञ कराना चाहिए जो उस यज्ञ के मार्फत हम इसको फिर से अपना पवित्र कर सकें। और उसी दिन उसने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया, उनके बयान भी हैं तमाम सोशल मीडिया पे भी आप उन लोगों के बयान देखेंगे। हाँ, और प्रेस रिलीज में भी ये बताया गया कि ये चीज़ हुआ था अल्लाहू अकबर नारे और इसलिए से हम ये कर रहे हैं। उसमें कहीं खड़गे जी और इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं था, दलित वलित वाली तो कोई बात ही नहीं थी, दूर दूर तक उनका नाम ही नहीं था। वो तो लगातार अल्लाहू अकबर वाले नारे पे ही वो सारी बात कही गई थी। तो उस लिहाज से उन लोगों ने ये कराया। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आया कि तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 18% के आसपास एससी कम्युनिटी की आबादी है वहाँ पर। खड़गे जी उसी कम्युनिटी से आते हैं। 13 विधानसभा की सीटें वहाँ पर रिजर्व सीटें हैं। उनको ये लगा कि एक अच्छा इशू है कि उत्तराखंड में भी हम एक माहौल बना सकते हैं और देश में बाकी दूसरे हिस्सों में भी एक एससी कार्ड के लिहाज से एक माहौल बना सकते हैं। और मामला क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, राज्यसभा में एलओपी हैं और वो इस बात को बोले तो एकदम से सब कुछ सदमे में आ गया कि ऐसा कैसे। तो बीजेपी नेता जेपी नड्डा का जो बयान था वो दो बार उन्होंने इस बात को इसीलिए से ये कहा कि हम भी दुखी हैं अगर ऐसी चीज़ हुई है तो हम इसकी जांच कराएंगे। फिर वहाँ पे जब उत्तराखंड की सरकार से जब चीज़ें सामने आई तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ अब सामने आ रही है, बस उसको ट्विस्ट किया गया अपने हिसाब से। फिर तो ये दूसरे रूप में बड़ा दुखद है और शॉकिंग है कि खड़गे जी जितना बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, वो एक सरासर बेबुनियाद बात करें, गलत बयानी करें। तो गलत बयानी है ना, आपने फैक्ट्स ही गलत रखे। तो ये तो उनके स्तर से तो बिल्कुल भी इसकी अपेक्षा नहीं। बिल्कुल सर, वो उसमें अब वो दलित कार्ड खेल के और उस तरह के माहौल बनाया जाना, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जैसे आप भले ही पॉलिटिकल करें, उसका असर ग्राउंड पे किस रूप में जाता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए, ये तो गलत है ना। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, स्टूडियो में आने के लिए आपका। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।